क्या आपने कभी अपने अंदर किसी विचार की दस्तक सुनी है? एक ऐसा ख्याल जो आपको चैन से बैठने नहीं देता, जो आपको खींचता है, डराता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जगा भी देता है? अगर हां, तो बिग मैजिक सिर्फ एक किताब नहीं, आपके लिए एक दरवाजा है। यह किताब लिखी है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने, वही एलिजाबेथ जो ईट प्रे लव से दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। लेकिन इस बार उनका फोकस अलग है। यह किताब खाने, प्यार या यात्रा के बारे में नहीं है। यह किताब क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के उस रहस्यमयी, अनदेखे और असाधारण अनुभव के बारे में है जिसे हम में से बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, आपको उन अंधेरे कोनों में ले जाती है जहां आपके डर छिपे होते हैं और फिर वहीं से एक छोटी सी रोशनी जलाती है। अब सवाल उठता है, क्रिएटिव लिविंग क्या है? एलिजाबेथ कहती हैं, क्रिएटिव लिविंग का मतलब यह नहीं कि आप पेंटर हैं, लेखक हैं या कोई आर्टिस्ट हैं। इसका मतलब है आप हर दिन इस इरादे से जीते हैं कि आपकी जिंदगी रचनात्मक हो, आपकी सोच नई हो और आप डर के बजाय जिज्ञासा को अपना गाइड बनाएं। इस किताब में आपको न कोई भारी भरकम थ्योरी मिलेगी, न कोई 10 स्टेप्स टू क्रिएटिविटी वाली गाइडलाइंस। इसके बजाय आपको मिलेंगे सच्चे किस्से, ईमानदार अनुभव और वो कच्ची सच्चाई जो हम सब अंदर ही अंदर जानते हैं लेकिन अक्सर स्वीकार नहीं करते। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एलिजाबेथ बताती हैं एक विचार की जो अचानक उनके पास आया। एक नॉवेल का आइडिया, पूरा प्लॉट, सारे कैरेक्टर्स और वह ऊर्जा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कान में धीरे से फुसफुसा रही हो। यह मेरा समय है, चलो इसे लिखते हैं। लेकिन जिंदगी की उलझनों में वो विचार छूट गया और कुछ सालों बाद वही कहानी हूबहू एक दूसरी लेखिका ने लिख दी। क्या सच में विचार इंसानों की तरह होते हैं? क्या वो घूमते रहते हैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उन्हें अमल में ला सके? एलिजाबेथ मानती हैं, हां बिल्कुल। वो इस किताब में कहते हैं, आइडियाज आर नॉट योर्स, दे विजिट यू, यू डोंट ओन देम, यू कोलैबोरेट विद देम। यहां से शुरू होती है बिग मैजिक की सबसे गहरी बात। यह जादू कोई मिथ नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है अगर आप तैयार हों। अब बात करते हैं डर की। हर कोई जो कुछ नया करना चाहता है उसे एक अदृश्य दीवार का सामना करना पड़ता है। डर, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कौन होता हूं यह करने वाला। एलिजाबेथ इस डर को भगाने की बात नहीं करती। वो कहती हैं, डर को साथ बिठाओ लेकिन ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दो। वो डर को समझती हैं लेकिन उसे अपनी रचनात्मकता की चाबी नहीं सौंपती। ये एक ऐसा नजरिया है जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी आदतें भी बदल सकता है। बिग मैजिक के शुरुआती अध्याय में आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपको बताता है कि हर इंसान में रचनात्मकता है। हां, आप में भी। चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, घर संभालते हो या कॉलेज में हो, अगर आपके भीतर कुछ करने की चाह है, कुछ नया सोचने या बनाने की कशिश है, तो आप इस जादू का हिस्सा बन सकते हैं। इस किताब में क्या मिलेगा आपको? करेज, डर से दोस्ती करने की समझ। एन्चांटमेंट, उस अद्भुत रहस्यमयी जादू को पहचानने की ताकत जो विचारों और इंसानों के बीच बहता है। परमिशन, अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी बाहरी मंजूरी के अपनाने की आजादी। अध्याय 1, डर का नाम लेकर आगे बढ़ना। एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा, डर एक पुरानी आदत है लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। हर बार जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, डर हमारे कान में फुसफुसाने लगता है। क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? क्या होगा अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए? लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। जहां डर होता है वहीं पर साहस की जरूरत होती है। डर एक जैविक उपकरण या मानसिक रुकावट। डर हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है। जब हम किसी अंधेरे जंगल में कदम रखते हैं या ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो डर हमें खतरे से सावधान करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही डर उस जगह घुस आता है जहां उसका कोई काम नहीं, जैसे कि एक कविता लिखना, एक नई नौकरी के लिए अप्लाई करना या अपना पहला YouTube वीडियो पोस्ट करना।
आपको मरने का डर नहीं है, आपको शर्मिंदगी का डर है, आलोचना का डर है, रिजेक्शन का डर है, और यही डर रचनात्मकता को पंगु बना देता है। डर से बातचीत करना सीखें। कल्पना करें कि आप एक कार चला रहे हैं, डर भी उसी कार में बैठा है। हां, आप उसे कार से बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि वह आपकी फिजियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वह ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेगा। जब भी कोई नया विचार दिमाग में आता है और डर सामने आ खड़ा होता है, तो उससे कहिए, मैं जानता हूं कि तुम मुझे असुरक्षित महसूस करा रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक पेंटिंग बना रहा हूं, कोई शेर का सामना नहीं कर रहा। इसलिए पीछे बैठो, बेल्ट लगाओ और चुपचाप सफर का आनंद लो। ड्राइव मैं करूंगा। यह साहस है, डर को पहचानना, उसे खारिज नहीं करना, लेकिन उसे निर्णय लेने से रोकना। वास्तविक उदाहरण, रीमा एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली लड़की थी। उसे फैशन डिजाइन में दिलचस्पी थी, लेकिन परिवार चाहता था कि वो टीचर बने, एक सेफ करियर। हर बार जब वो अपने डिजाइन स्केच बनाती, उसे डर लगता, क्या होगा अगर ये किसी को पसंद ना आए। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सारी जिंदगी ये सोचते हुए बिताऊंगी कि काश मैंने कोशिश की होती। उसने छोटा कदम उठाया, इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइनों की तस्वीरें डालना शुरू किया। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका स्टाइल पहचान बनने लगा। कुछ महीनों बाद एक स्थानीय बुटीक ने उससे कांटेक्ट किया। आज वो अपना खुद का ब्रांड चला रही है। साहस ने उसे वहां पहुंचाया जहां डर कभी नहीं ले जा सकता था। डर को हराना नहीं, समझना होता है। डर को खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। उसका काम है सतर्क करना, लेकिन आपको तय करना है कि कौन सी चेतावनियां जायज हैं और कौन सी सिर्फ कल्पना। एक लेखक के लिए सबसे बड़ा डर होता है, अगर किसी ने मेरी बातों को गंभीरता से न लिया तो। लेकिन अगर लेखक लिखना बंद कर दे, तो क्या उसकी बात सुनने का कभी कोई मौका होगा? कभी कभी डर हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। आप तभी तैयार होते हैं जब आप शुरुआत करते हैं। साहस कोई स्थायी भावना नहीं है, यह रोज का अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा करके डर से टकराने का अभ्यास। आप हर बार जीतेंगे नहीं, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे, तो आपका आत्मबल एक परत और मजबूत हो जाएगा। साहस का मतलब यह नहीं कि आप बेखौफ हो जाएं। साहस का मतलब है कि आप डर के साथ जीना सीख लें, लेकिन उसे अपना मालिक न बनने दें। अब सोचिए, आपका कौन सा सपना है जिसे आप सिर्फ इसलिए टालते आ रहे हैं क्योंकि डर ने आपको यकीन दिला दिया कि आप अभी तैयार नहीं हैं? जवाब खुद से मांगिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे, अगर डर से टकराने के बाद भी असफलता मिल जाए तो क्या किया जाए। क्या हार का मतलब है कि डर सही था, या यह भी एक सीढ़ी हो सकती है सफलता की ओर? अध्याय 2, विचार आपका नाम पुकारते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट मानती हैं कि विचार एक तरह की जीवित ऊर्जा होते हैं, हमेशा घूमते हुए सही इंसान की तलाश में। वे हमें पुकारते हैं, हमारी कल्पना में दस्तक देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वे चुपचाप किसी और के पास चले जाते हैं। और फिर वही विचार हमें बाहर से झलकता हुआ दिखता है किसी और की कामयाबी में। क्या विचार सचमुच जीते जागते होते हैं? यह विचार विज्ञान के नजरिए से अजीब लग सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक आइडिया एक बीज है जो हवा में तैरता है और ऐसे जमीन की तलाश में है जहां वो उग सके। वह जमीन आप हैं, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छा। जब आप किसी विचार से आकर्षित होते हैं, कोई कहानी, कोई बिजनेस प्लान, कोई कविता, कोई गाना, तो दरअसल वो विचार आपको चुन रहा होता है। वो आपसे कह रहा होता है, मुझे हकीकत में बदलो। अब आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, आप उसे पकड़ें, पालें और उस पर काम शुरू करें। आप कहें अभी नहीं, और वो विचार चला जाए। गिलबर्ट ने अपनी किताब बिग मैजिक में एक घटना साझा की है जहां वह एक उपन्यास पर काम कर रही थी, लेकिन जीवन के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि ठीक वैसी ही कहानी एक और लेखक ने लिखी, जिससे वह कभी संयोग से मिली थी। क्या यह सिर्फ संयोग था? शायद।
या फिर वह विचार वहां से निकलकर किसी और के पास चला गया जो उसे जन्म दे सकता था। यह कहानी बताती है कि अगर आप विचार को समय नहीं देंगे, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। विचारों के पास धैर्य नहीं होता, उन्हें तो साकार होना है किसी भी कीमत पर। व्यक्तिगत अनुभव। राहुल नाम का एक लड़का था जिसे मोबाइल गेमिंग का बहुत शौक था। एक दिन उसके दिमाग में गेम का एक यूनिक कॉन्सेप्ट आया, ऐसा गेम जो बच्चों को पढ़ाई और मजे को एक साथ जोड़े। उसने आइडिया नोट किया, लेकिन सोचा अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बनाऊंगा। 6 महीने बाद उसने देखा कि एक स्टार्टअप ने बिल्कुल वैसी ही ऐप लॉन्च की है और वह वायरल हो चुकी है। वो गुस्से में था खुद पर, क्योंकि वो जानता था कि वो आइडिया उसके पास पहले आया था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने आइडिया को महसूस तो किया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। विचार एक बिजली की तरह होता है, क्षणिक और शक्तिशाली। आप उसे तब पकड़ सकते हैं जब वह चमक रहा हो। कैसे पहचानें कि कोई विचार आपके लिए है? हर विचार आपका नहीं होता। कुछ आइडियाज सिर्फ आकर्षक होते हैं, लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन जब कोई विचार आपके लिए होता है, तो वह बार बार आपके पास लौट कर आता है। वह आपके सपनों में झलकता है। वो सुबह की कॉफी के साथ दिमाग में बैठा रहता है। वो आपको बेचैन करता है कुछ करने के लिए। अगर कोई विचार आपको चैन नहीं लेने दे रहा, तो उसे गंभीरता से लीजिए। शायद वो विचार आपको ही चुना है। सोचिए, अगर जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर को नजरअंदाज कर दिया होता। ट्रेन में सफर के दौरान उनके दिमाग में एक विचार आया, एक लड़का जो जादूगर है, लेकिन उसे खुद नहीं पता। उन्होंने उस आइडिया को पकड़ लिया और नोटबुक में लिखना शुरू किया। वो विचार उन्होंने किसी और के पास नहीं जाने दिया। आज वो विचार एक पूरी दुनिया बन चुका है। विचारों को पकड़ने की आदत डालिए। हर दिन लिखिए। कोई भी विचार जो आपके दिमाग में आता है, उसे नोट करें, टालें मत। अगर किसी आइडिया से उत्साह पैदा हो रहा है, उस पर पहला कदम आज ही उठाइए। डर को चुप कराइए। क्या यह अच्छा है, या लोग क्या कहेंगे? ये सवाल विचारों को डरा देते हैं। विचार से बात कीजिए। जब कोई आइडिया आए, सोचिए कि वो आपसे कुछ कहने आया है। उसे सुने बिना जाने मत दीजिए। अब सोचिए, आपके पास कौन सा ऐसा विचार है जो महीनों से आपके आसपास मंडरा रहा है? क्या आपने उसे आमंत्रित किया है, या आप अब भी उसे टाल रहे हैं? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, अगर विचारों को बुलाने और पकड़ने की ताकत है, तो क्या रचनात्मकता सिर्फ प्रेरणा का खेल है, या इसमें अनुशासन और मेहनत का भी उतना ही बड़ा रोल है? अध्याय 3, खुद को इजाजत देना। एलिजाबेथ गिलबर्ट लिखती हैं, आपको खुद को अनुमति देनी होगी कि आप रचनात्मक हो सकते हैं। रचनात्मकता कोई विशेष लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके लिए डिग्री, लाइसेंस या समाज की मुहर की जरूरत नहीं होती। यह एक जन्मजात हक है। हर उस इंसान का जो जी रहा है, महसूस कर रहा है और कुछ रचने की चाह रखता है। हम क्यों इंतजार करते हैं इजाजत का? बचपन से हमें सिखाया गया है कि कुछ भी करने से पहले अनुमति मांगनी पड़ती है। स्कूल में, घर में, समाज में। यह आदत हमारे भीतर इतनी गहरी बैठ चुकी है कि जब बात रचनात्मकता की आती है, तब भी हम अनजाने में किसी की स्वीकृति तलाशते हैं। क्या मैं वाकई एक लेखक बन सकता हूं? क्या मैं गा सकता हूं भले ही मेरी आवाज परफेक्ट ना हो? क्या मैं डांस कर सकता हूं अगर मेरा शरीर डांसर जैसा नहीं है? हम खुद से ये सवाल करते रहते हैं, मानो कोई और आकर हमें सर्टिफिकेट देगा कि अब हम रचने के लायक हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई नहीं आएगा। आपको खुद को अनुमति देनी होगी। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, कभी नहीं थी। एक औरत जो सुबह 5 बजे उठकर चुपचाप कविताएं लिखती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे जुड़ी महसूस करती है, उसे किसी प्रकाशक की इजाजत की जरूरत नहीं। एक आदमी जो रविवार को अपने पुराने गिटार पर गाने बजाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे शांति मिलती है, उसे किसी स्टेज की मंजूरी नहीं चाहिए। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। रचनात्मकता जीने का तरीका है। ये वो रास्ता है जिससे हम दुनिया के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। उदाहरण, नेहा एक कॉरपोरेट जॉब में थी। एक टाइट शेड्यूल, बिना फुर्सत के दिन, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा लगता था। उसे बचपन से क्राफ्टिंग का शौक था,
पेपर आर्ट, ड्यूडलिंग, कार्ड बनाना। लेकिन उसे हमेशा लगता था यह सिर्फ टाइम पास है, असली काम नहीं। एक दिन उसने खुद को इजाजत दी हर हफ्ते एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट पूरा करने की। वो न बिके, कोई उसे सराहे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम की तारीफ की और अब वो वीकेंड वर्कशॉप्स भी लेने लगी है। उसकी सफलता की शुरुआत एक इजाजत से हुई जो उसने खुद को दी। अगर कोई नहीं कह रहा हां, तो आप खुद कहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई कहे तुम ये कर सकते हो, तभी हम शुरू करें। लेकिन क्या हो अगर वो कोई कभी ना आए, तो फिर भी क्या आप चुप बैठेंगे? गिलबर्ट कहती हैं कि परमिशन स्लिप हमें खुद अपने लिए लिखना होगा। एक कागज पर लिखिए, मैं खुद को इजाजत देता हूं कि मैं एक रचनात्मक इंसान हूं, भले ही मैं परफेक्ट ना हूं, भले ही मेरा काम कमर्शियल ना हो, भले ही कोई उसे पसंद ना करे। और उस इजाजत के साथ काम शुरू कर दीजिए। सच यह है कि कोई परफेक्ट शुरुआत नहीं होती। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट स्किल का, परफेक्ट रिस्पॉन्स का। पर रचनात्मकता को किसी योग्यता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। आप तब भी लिख सकते हैं जब आपकी स्पेलिंग गड़बड़ हो। आप तब भी गा सकते हैं जब आपकी आवाज सही सुर में ना हो। आप तब भी बना सकते हैं जब आपका काम बेहतर ना दिखे। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान रचते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है तो वही काफी है। इच्छा, यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा किसी चीज की ओर खिंचती है तो वो आकर्षण सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, वो एक बुलावा है रचना करने का, अनुभव को बाहर लाने का। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो आप खुद से भाग रहे हैं। अब सोचिए, आप किस चीज की इजाजत खुद को देने से रोक रहे हैं? क्या आपने किसी पुराने टीचर, रिश्तेदार या समाज की राय को आज तक अपने रास्ते का गेटकीपर बना रखा है? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या सिर्फ अनुमति देना काफी है, या रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता और दैनिक अभ्यास की जरूरत होती है? अध्याय 4, जब प्रेरणा न आए तब भी काम करो। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, प्रेरणा का इंतजार मत करो, काम करते रहो। क्योंकि रचनात्मकता का सच ये है, वो हर दिन आपके पास नहीं आती, लेकिन आप हर दिन उसके पास जा सकते हैं। और यही है दृढ़ता, रचनात्मक जीवन का सबसे कम ग्लैमरस लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा। जब लोग किसी कलाकार, लेखक या संगीतकार की सफलता देखते हैं तो उन्हें लगता है वह तो बहुत टैलेंटेड है, उसे तो गॉड गिफ्ट मिला है। सच ये है कि टैलेंट तो बस शुरुआत है। असली काम होता है हर दिन उस टैलेंट को पसीने से सींचना। गिलबर्ट लिखती हैं कि अगर आप रचनात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रेरणा के आने का इंतजार छोड़ना होगा और काम करने की आदत डालनी होगी। वो दिन जब आपको लिखने का मन नहीं करता, जब आप थके हुए हैं, जब दिमाग सुन्न है, वही असली परीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि वही दिन तय करते हैं कि आप एक शौकिया हैं या एक क्रिएटर। दृढ़ता का सच, दृढ़ता कोई बड़ी जीत नहीं है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो आप हर दिन खुद से लड़ते हैं। अलार्म बजा, आप उठे और ब्रश के बाद डायरी खोली। आपको मूड नहीं था लेकिन आपने 10 लाइनें लिखी। कुछ भी अच्छा नहीं लगा लेकिन आपने कैनवास पर रंग चढ़ा दिए। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी रचनात्मक क्रांति बनाती हैं। उदाहरण, अमित नाम का एक युवा लेखक था जिसने एक नॉवेल शुरू किया। शुरुआत में जोश था, हर दिन कई पेज लिखता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता प्रेरणा कम होने लगी। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं रोज 200 शब्द भी लिखूं तो 1 साल में किताब पूरी हो जाएगी। और उसने यही किया, हर दिन बस 200 शब्द। 6 महीने बाद उसके पास एक फर्स्ट ड्राफ्ट था। 1 साल बाद पॉलिश की हुई किताब, और एक दिन पब्लिशर की हां। अगर वो प्रेरणा का इंतजार करता रहता, वो किताब कभी नहीं बनती। रचनात्मकता एक पेशा है, मूड नहीं। स्टीफन किंग, जो दुनिया के सबसे सफल लेखकों में से एक हैं, कहते हैं, मैं तभी लिखता हूं जब मुझे प्रेरणा मिलती है। सौभाग्य से वो हर सुबह 9 बजे आती है। ये मजाक नहीं है, ये व्यंग्य है उस सोच पर कि प्रेरणा आए तो काम करेंगे। अगर आप हर दिन एक ही समय पर बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर देते हैं कि अब काम करना है।
धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी को आपके अनुशासन की आदत लग जाती है। दृढ़ता का मतलब है बोरियत को भी स्वीकारना। हर दिन रोमांचक नहीं होता, हर दिन नई चमक नहीं होती, लेकिन हर दिन काम जरूरी होता है। आप जिस दिन बोर हो रहे होते हैं और फिर भी काम करते हैं, दैट्स वेयर मास्टरी बिगिंस। गिलबर्ट कहती हैं, क्रिएटिव काम हमेशा मजेदार नहीं होता। इट इज समटाइम्स बोरिंग, बट बोरिंग इज नॉट बैड। बोरिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब। कैसे बनाए दृढ़ता को आदत? रूटीन सेट करें। समय तय कीजिए जब आप हर दिन अपने रचनात्मक काम पर बैठेंगे। परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। आज क्या बना यह मायने नहीं रखता, यह मायने रखता है कि आपने कुछ बनाया या नहीं। स्वयं को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर टिक लगाइए जब जब आपने काम किया। यह खुद ब खुद एक मोटिवेशन बन जाता है। अपने लिखने के बहानों को पहचानिए। थकान, व्यस्तता, मूड, इन सब के पार जाना ही दृढ़ता है। दृढ़ता का इनाम एक दिन। आपका सर्वश्रेष्ठ काम, आपका सबसे अच्छा पेंटिंग, आपकी सबसे मार्मिक कविता, आपका सबसे जबरदस्त स्टार्टअप आइडिया, यह किसी चमकदार दिन नहीं आएगा। ये उस दिन आएगा जब आप बेमन से बैठे थे, लेकिन फिर भी बैठे थे। यही वह दिन होगा जब रचनात्मकता आपको इनाम देगी। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ा क्योंकि अब मन नहीं कर रहा। क्या आप काम को अपने मूड के हिसाब से चलने दे रहे हैं? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या दृढ़ता से काम चल जाएगा या आपको असफलता को गले लगाना भी आना चाहिए? क्या असफलता अंत है या रचनात्मकता का हिस्सा? अध्याय 5। जब नतीजे अनजान हों तब भी भरोसा रखें। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, रचनात्मकता एक रहस्यमय प्रक्रिया है, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हम कभी पूरी तरह से नहीं जानते कि हम जो बना रहे हैं वो असर डालेगा या नहीं, सराहा जाएगा या नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम बनाते हैं क्योंकि हमें अपनी प्रक्रिया पर, अपने इरादे पर और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा होता है। रचनात्मक प्रक्रिया कोई सीधी रेखा नहीं है। जब हम कोई चीज रचते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, कहानी, गाना या स्टार्टअप आइडिया, हम हमेशा अनिश्चितता के साथ काम कर रहे होते हैं। ये चलेगा या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? मैं जो सोच रहा हूं वो सही दिशा है या नहीं? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। गिलबर्ट मानती हैं कि रचनात्मकता किसी स्पष्ट रोड मैप की तरह काम नहीं करती। ये एक जंगल की तरह होती है। कभी रास्ता साफ दिखता है, कभी आप गुम हो जाते हैं, लेकिन इस जंगल से निकलने का एक ही रास्ता है, भरोसा। भरोसा, इसका मतलब क्या है? भरोसा का मतलब है कि आप खुद से कहें, मैं नहीं जानता कि इसका क्या नतीजा होगा, लेकिन मैं फिर भी इसे करूंगा। भरोसा का मतलब है कि आप इस प्रक्रिया से प्यार करें, न कि सिर्फ उसके आउटपुट से। हर दिन बिना गारंटी के काम करें, क्योंकि यही काम आपका सच है। उदाहरण, विवेक एक इंडी संगीतकार था। उसके गाने ज्यादा लोग नहीं सुनते थे, लेकिन वो हर हफ्ते नया संगीत बनाता। लोग कहते, जब तक ये चलेगा नहीं क्या फायदा? वो कहता, अगर मैंने भरोसा सिर्फ नतीजों पर रखा तो मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। वो जानता था कि हर गाना हिट नहीं होगा, लेकिन उसका भरोसा था कि एक दिन कुछ तो ऐसा निकलेगा जो दिलों को छू लेगा। और ऐसा हुआ भी। एक छोटे से गाने ने वायरल होकर लाखों लोगों को जोड़ दिया। उसकी ताकत उसका टैलेंट नहीं था, उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास था। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? बहुत से लोग भीतर से रचनात्मक होते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं? क्या मेरी बात मायने रखती है? क्या मेरा काम किसी के काम आएगा? सवाल उठते रहेंगे। लेकिन भरोसे का मतलब है कि आप उन सवालों के बावजूद आगे बढ़ें। विश्वास पैदा कैसे करें जब दुनिया शंका करती है? अंदर की आवाज को बाहर की राय से ज्यादा वजन दें। बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज सुने। हर दिन कुछ बनाइए। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, आपके भीतर की आवाज मजबूत होती जाएगी। नतीजों से खुद को आजाद करें। सफलता या असफलता दोनों को प्रक्रिया से अलग समझें। क्यों याद रखें? आपने ये काम शुरू क्यों किया था, उस जड़ को पकड़कर रखिए। रचनात्मकता और आत्मा का रिश्ता। रचनात्मकता सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, इसमें आत्मा की भी भूमिका होती है। जब आप कुछ रचते हैं
तो आप अपने भीतर के हिस्से को बाहर ला रहे होते हैं। और आत्मा तभी खुलती है जब उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, और ये सुरक्षा सिर्फ विश्वास से आती है। भरोसा का असर, जब आप नतीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं तो आप सच्चे और साहसी बन जाते हैं। आप जोखिम उठाते हैं, आप नई चीजें आजमाते हैं, क्योंकि अब आप डर से नहीं, सच्चाई से बना रहे होते हैं। गिलबर्ट कहती हैं, डोंट एम टू बी फियरलेस, जस्ट एम टू बी फेथफुल। यानी डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी से प्रक्रिया में लगे रहिए। अब सोचिए, क्या आप अपने रचनात्मक रास्ते पर इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप नतीजों से डरते हैं? क्या आपने कभी किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि लोग उसे पसंद करेंगे? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, अगर आपने भरोसा किया, ईमानदारी से काम किया और फिर भी किसी ने आलोचना की, तो क्या करें? क्या आलोचना रचनात्मकता का दुश्मन है या एक जरूरी दर्पण? अध्याय 6, जब रचना आत्मा से जुड़ती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, रचनात्मकता एक दिव्य अनुभव है। जब हम कुछ नया बनाते हैं, एक कहानी, एक चित्र, एक धुन या एक नया विचार, तो हम केवल एक स्किल का अभ्यास नहीं कर रहे होते। हम ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ते हैं जो निरंतर सृजन कर रही है। यही जुड़ाव हमें आत्मिक शांति और गहराई से संतोष देता है। हमने रचनात्मकता को अक्सर एक करियर या हुनर के रूप में देखा है, परंतु गिलबर्ट हमें एक गहरी सच्चाई से मिलवाती है। रचना एक साधना है। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम केवल कर नहीं रहे होते, हम हो रहे होते। उस प्रक्रिया में हम खुद से जुड़ते हैं, उस मौन ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हर जगह फैली है, पेड़ों में, हवाओं में, समुद्र की लहरों में और हमारी आत्मा में। कुम्हार की कहानी। एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो वो केवल एक बर्तन नहीं बना रहा होता। हर उंगली की हरकत, हर मोड़, हर थपकी में उसका ध्यान, उसका प्रेम और उसका धैर्य समाया होता है। वो उस बर्तन में अपनी आत्मा का अंश डाल रहा होता है, और जब वो बर्तन बनकर सूखता है तो उसमें सिर्फ आकार नहीं होता, उसमें भावनाएं होती हैं। यह वही दिव्यता है जिसका जिक्र गिलबर्ट करती है, जहां रचना पूजा बन जाती है। फ्लो में प्रवेश। जब रचना ध्यान बन जाती है, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी रचनात्मक काम में इतने गहराई से डूब जाते हैं कि आपको समय का होश नहीं रहता? आप न भूख महसूस करते हैं, न थकान। आप पूरी तरह उस क्षण में रहते हैं। इसे ही कहते हैं फ्लो स्टेट, एक ऐसा मानसिक और आत्मिक जोन जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। वो क्षण दिव्यता का अनुभव है। वहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक शुद्ध उपस्थित रहना होता है। दिव्यता सबके लिए है, न कि सिर्फ विशेष लोगों के लिए। गिलबर्ट इस मिथक को तोड़ती है कि सिर्फ कलाकार या जीनियस लोग ही रचनात्मकता के दिव्य अनुभव तक पहुंच सकते हैं। हर इंसान रचनात्मक है। हर कोई किसी न किसी रूप में सृजन करता है। कोई कविता के रूप में, कोई खाना बनाकर, कोई बच्चों की कहानियों में रंग भरकर, और कोई बगैर कहे लोगों की मदद करके। हर क्रिया जिसमें प्रेम, ध्यान और ईमानदारी हो, वो रचनात्मक है, और वही दिव्यता है। रचना आपको आपसे मिलवाती है। हमारा जीवन अक्सर बाहर की भागदौड़ में बंधा होता है, काम, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं। लेकिन जब हम कुछ रचते हैं तो हम एक क्षण के लिए खुद के पास लौटते हैं। उस शांति में हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और जीवन में क्या हमें सच्चा सुख देता है। रचना हमारे भीतर की आत्मा को आवाज देती है। तो फिर रचना क्यों करें? इसलिए नहीं कि यह मशहूर कर देगी, इसलिए नहीं कि इससे पैसा मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि यह आपको जिंदा महसूस कराएगी। रचना एक आंतरिक जरूरत है, एक ध्यान है, एक संवाद है आप और ब्रह्मांड के बीच। अब आप क्या करें? अब जब आप इस किताब के अंतिम अध्याय तक आ पहुंचे हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे जीना शुरू करें। एक छोटी सी रचनात्मक आदत बनाइए। हर दिन 10 मिनट किसी भी रचनात्मक क्रिया के लिए निकालिए। लिखना, पेंट करना, गाना, खाना बनाना या कोई नया विचार सोचना। इससे आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। 2, खुद को अनुमति दीजिए। किसी की स्वीकृति का इंतजार मत कीजिए। खुद को कहिए, मैं रचनात्मक हूं
और मुझे रचने का पूरा हक है। 3. परिणाम छोड़िए, प्रक्रिया में आनंद लीजिए। हर बार कुछ शानदार नहीं निकलेगा, जरूरी यह है कि आप करते रहें। यही निरंतरता आपको आत्मा से जोड़ती है। 4. आलोचना से न डरें, कोई कुछ भी कहे। अगर आपने सच्चाई से कुछ बनाया है तो वह मूल्यवान है। रचना की पवित्रता बाहरी राय से ऊपर है। 5. भरोसा बनाए रखिए। आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी बनाते रहिए, क्योंकि यही भरोसा आपको दिव्यता की ओर ले जाएगा। और अंत में एक सवाल जो अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। अब जब आपने महसूस किया कि रचना एक आध्यात्मिक क्रिया है, तो क्या आप इसे सिर्फ कभी कभी के लिए छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे? क्या आप रोज कुछ रचने की प्रतिज्ञा खुद से कर सकते हैं, भले ही छोटा हो लेकिन सच्चा हो? क्योंकि रचना सिर्फ एक कला नहीं है, रचना जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, एलिजाबेथ गिलबर्ट की इस किताब बिग मैजिक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क होता है, एक ऐसी जादुई शक्ति जो हमें कुछ नया रचने, कुछ अलग सोचने और दुनिया को अपने अंदाज में देखने का नजरिया देती है। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी कोई दुर्लभ गिफ्ट नहीं है, यह हर इंसान में होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस जादू को पहचान लेते हैं और बाकी लोग डर, शक और असफलता के डर से उसे दबा देते हैं। इसलिए किताब के अंत में एलिजाबेथ हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। आपको बहादुर बनना है, परफेक्ट नहीं। वो कहती हैं, डर आएगा, लेकिन आप उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने मत दो, बस गाड़ी में बैठने दो, लेकिन रास्ता तय आप ही करो। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने अंदर के उस जादू को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर को दरकिनार करके अपनी क्रिएटिविटी को जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो याद रखिए, इंस्पिरेशन हवा की तरह है। वो कभी भी आपके पास आ सकती है, लेकिन उसे पकड़कर मूर्त रूप देना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? डर से पार पाना जरूरी है। क्रिएटिविटी खेल की तरह है, इसे गंभीरता से नहीं, मजे से लेना चाहिए। रिजल्ट की चिंता किए बिना अपने आइडिया पर काम करना चाहिए। और सबसे जरूरी, आपकी क्रिएटिविटी आपके जीने का एक तरीका बन सकती है। अगर आप उसे मौका दें तो चलिए, आज से ही अपने अंदर के जादू को पहचानिए, उसे अपनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, जादू हर जगह है, बस आपको उसे देखने की नजर चाहिए।